नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सबकी हेडलाइंस पर। महागठबंधन में दरार की अटकलें तेज, उपचुनाव में कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने। कांग्रेस ने उपचुनाव में आरजेडी के खिलाफ उतारे उम्मीदवार। कई लोगों ने आजसू का थामा दामन, मौके पर कार्यकर्ताओं ने दी प्रतिक्रिया। कहा, सुदेश महतो को मुख्यमंत्री के रूप में चाहते हैं देखना। गुमला में शांति समिति की बैठक संपन्न, दुर्गा पूजा को लेकर हुई बैठक। एसडीपीओ मनीष चंद्रलाल की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न। कोयलांचल में सुबह से छाया रहा घना कोहरा, विजिबिलिटी रही 50 के आसपास। कुछ लोगों ने कोहरे का उठाया आनंद। और देवघर में डायन प्रथा पर किया गया जागरूकता रथ रवाना, उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर किया रथ को रवाना। मौके पर डायन प्रथा से जुड़े प्रावधानों पर हुई चर्चा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां झारखंड सरकार ने नियुक्ति वर्ष के तहत स्कूल से ड्रॉप आउट 230 युवाओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रालय में नियुक्ति पत्र दिया है। बता दें कि झारखंड सरकार के सहयोग और कल्याण गुरुकुल संस्थान के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के 174, ओबीसी के 51, वहीं अनुसूचित जाति के 7 और अल्पसंख्यक समुदाय के 6 युवाओं को ट्रेनिंग देकर निर्माण और इलेक्ट्रीशियन विभाग में ट्रेनिंग दी गई थी। बता दें कि ये सभी युवा जमशेदपुर और खूंटी जिले से आते हैं। सरकार की इस पहल के जरिए गरीब और वंचित समुदाय के बच्चे जो स्कूल छोड़ने के बाद घर में समय काट रहे थे, लेकिन सरकार और संस्था की पहल से अब युवक कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन जैसे क्षेत्रों में जाकर 2 पैसे कमा सकते हैं। नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं को गोदरेज, वोल्टास, इसके अलावा विदेशों में दुबई, अबुधाबी, कतर, कुवैत जगह पर काम करके अपना जीवन वो यापन कर सकेंगे। वहीं मुख्यमंत्री का इस पर कहना कि हमें खुशी है कि हमारे राज्य के युवा दूसरे राज्य और विदेशों में झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। युवाओं को स्वावलंबी बनाने को लेकर सरकार कटिबद्ध है। टेक्निकल क्षेत्र के अलावा सरकार नर्सिंग क्षेत्र में युवाओं को आगे ला रही है। इस क्षेत्र में युवाओं की संख्या बहुत कम है और जहां संतोषजनक वेतन है, वहीं युवा भी रोजगार को लेकर नए शहर और बड़ी कंपनी में जाने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस कार्य की युवाओं ने भी काफी तारीफ की। तकनीकी शिक्षा जो गुरुकुल के माध्यम से दिया गया, आरओडी को आज हम लोग एक नियुक्ति पत्र देने के लिए आयोजन कर रहे हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र में खेती पर ही निर्भर करते थे, खेती करते हैं और जीवन यापन करते हैं। उस किसान के बेटा बेटी को आज हम लोग जो विभाग की और आज की जो इच्छा कि ग्रामीण क्षेत्र किसानों की धर का बेटा बेटी को हम शिक्षित करके प्रशिक्षण देके प्रोजेक्ट बिल्डिंग के इस सभागार में फिर से एक और सुखद दिन का आगाज हुआ है। इस वैश्विक महामारी के बीच निरंतर झारखंड सरकार यहाँ के ग्रामीणों, किसानों, वंचितों, नौजवानों, महिला पुरुष, बेरोजगारों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ देने लगी। बढ़ते आगे, जहां बिहार विधानसभा की 2 खाली सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सूबे के सियासी गलियारे में जबरदस्त चर्चा है। उपचुनाव में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में दरार देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने उपचुनाव की दोनों सीटों यानी कुशेश्वर स्थान और तारापुर के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि इन दोनों सीटों पर आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं।
वहीं कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक ने दिल्ली से ही बिहार विधानसभा की 2 खाली सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने मुंगेर जिले के तारापुर सीट से राजेश कुमार मिश्रा, वहीं दरभंगा जिले की सुरक्षित सीट कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार को टिकट दिया है। आरजेडी ने पहले से ही इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। हमको भी किसी लोग से बातचीत हो सकती है, कोई जरूरत नहीं जो अपने ही दल के लोग से हो। बातचीत का मतलब क्या हुआ? जब बातचीत होता है, महागठबंधन होता है, तो बैठ के एक डिसीजन होता है। आपको हम कह दिए, ये कह दिए, आपसे मेरा बात होते तो मतलब ये नहीं डिसीजन हो गया। कहीं बात तो सबको सबसे होती है, हमको भी बात होती है लोगों से। हमको, मैंने तो इस बात को स्वीकार किया था जब मैं जगताओं को फोन किया था, हमने किया था, उन्होंने नहीं किया। वो कह रहे 3 बार फोन किए, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और सिल्ली के आजसू कार्यालय में आज कई लोगों ने आजसू पार्टी का दामन थामा, जिसकी सदस्यता आजसू पार्टी के सुप्रीमो और सिल्ली विधायक सुदेश महतो ने पार्टी का पट्टा पहनाकर की। बता दें कि इस मौके पर कार्यकर्ताओं का कहना है कि आगामी 2024 के विधानसभा चुनाव में सुदेश महतो को हम मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं इस मौके पर सुदेश महतो ने आजसू पार्टी के नए कार्यकर्ताओं को अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात भी कही। आज पार्टी के इस मिलन समारोह में बुंडू, तमाड़ आसपास के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, जनप्रतिनिधियों ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मैं हार्दिक दिल से सबसे पहले उन सभी का स्वागत करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब हम लोग पूरे राज्य में एक संघर्ष का तैयारी कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में सरकार के खिलाफ में गोलबंद होकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए और क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार के विरोध में जनता एकजुट हो रही है। और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। सिमडेगा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिमडेगा पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है, जहां 38 किलो चांदी के साथ 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बरामद चांदी की बाजार में कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी सिमडेगा ने पूरे मामले की पुष्टि की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सिमडेगा पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां 38 किलो चांदी के साथ 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि बरामद चांदी की बाजार में कीमत लगभग 25 लाख रुपए आंकी जा रही है। इस दौरान एसपी सिमडेगा ने पूरे मामले की पुष्टि भी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 38 किलो चांदी के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि इन तस्करों के पास से 38 किलो चांदी भी पुलिस ने बरामद की है। चांदी की बाजार में कीमत लगभग 25 लाख रुपए आंकी जा रही है। इस पूरे मामले की पुष्टि एसपी सिमडेगा ने अब कर दी है। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सिमडेगा से, जहां बरामद चांदी का बाजार मूल्य लगभग 25 लाख रुपए बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सिमडेगा से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 38 किलो चांदी पुलिस ने बरामद की है। वहीं बरामद चांदी की कीमत बाजार में लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सिमडेगा से, जहां 38 किलो चांदी के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। बता दें कि सिमडेगा पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। जगह जगह पर पुलिस के द्वारा छापेमारी भी की जा रही है। पुलिस की सक्रियता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सिमडेगा से हमारे संवाददाता विकास साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, सिमडेगा पुलिस लगातार सक्रिय नजर आ रही है। इसी कड़ी में 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 38 किलो चांदी के साथ ये तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तो लगता है विकास से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस दौरान सिमडेगा पुलिस की सक्रियता ने कहीं न कहीं तस्करों के मनोबल पर पानी फेरना शुरू कर दिया है। बता दें कि सिमडेगा में पुलिस प्रशासन अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जिसके चलते
तस्करों के बीच हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने 38 किलो चांदी के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इन तस्करों के पास से 38 किलो चांदी बरामद की गई थी, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। जगह जगह पर पुलिस सतर्क नजर आ रही है। पुलिस की पैनी नजर इस दौरान देखने को मिल रही है, क्योंकि आने वाले समय में त्योहार का सीजन भी शुरू हो रहा है। ऐसे में पुलिस की सक्रियता कहीं न कहीं अपराध पर लगाम लगाने में कामयाब साबित हो सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विकास साहू हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। विकास, पुलिस की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में 2 तस्करों को 38 किलो चांदी के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब पूरे मामले में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? जैसा कि हम बताना चाहेंगे, सिमडेगा पुलिस के लिए बहुत बड़ी ये सफलता मानी जा रही है, क्योंकि अब तक इतनी बड़ी मात्रा में जेवरात बरामद नहीं हुए थे। बताया जा रहा है कि ये छत्तीसगढ़ से उड़ीसा के रास्ते होते हुए ये सिमडेगा को क्रॉस कर रांची जाने की तैयारी में थे ये दोनों तस्कर। इनके पास से एक स्कॉर्पियो भी बरामद हुई है, जहां पर भारी मात्रा में चांदी बरामद हुई है। बिल्कुल विकास, इनके पास से एक गाड़ी भी बरामद हुई है। क्या इन दोनों तस्करों से कुछ ऐसा खुलासा हो पाया है? क्या यही दोनों तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, या अभी कोई और भी है जो फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है? चेक पोस्ट पे जो हमारी बॉर्डर है, वहां पर चेकिंग के दौरान पुलिस के द्वारा उन दोनों को ही गिरफ्तार किया गया है और अभी पूछताछ जारी है। जैसा कि बताया जा रहा है कि आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे विस्तार के बारे में इसकी जानकारी दी जाएगी कि कहां तक इसका जाल फैला हुआ है, किन किन लोगों को और भी गिरफ्तारी करनी है। लेकिन फिलहाल अभी 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। यह सिमडेगा पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 25 लाख रुपए की बताई जा रही है कि चांदी। बिल्कुल विकास, ऐसे में बड़ा सवाल ये भी निकल करके सामने आ रहा है, क्योंकि 38 किलो कुछ कम नहीं होता है। इतनी बड़ी मात्रा में चांदी के साथ ये तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। इन तस्करों के पास से इतनी बड़ी मात्रा में चांदी आई कहां से? क्या इन्होंने कहीं पे लूटपाट की घटना को अंजाम भी दिया है? जैसा कि अभी तक हमारे जैसे जान में आई है कि ये लोग छत्तीसगढ़ से लेकर आ रहे थे। अब सिमडेगा पुलिस इस मामले में भी जांच कर रही है कि आखिर छत्तीसगढ़ में कहीं पर लूटमार हुई है या फिर ये लोग कहीं से चोरी करके ला रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। फिलहाल तो सिमडेगा पुलिस अपना ये बड़ी उपलब्धि मान रही है। बड़ा जांच का विषय है। आखिर सिमडेगा पुलिस अब लगातार सक्रिय नजर आ रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सिमडेगा पुलिस अब आगे ऐसी कार्रवाई, ऐसे कोई मामले ना निकल करके सामने आए, उस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है और इन तस्करों से कड़ी पूछताछ के बाद क्या कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, जहां नीति आयोग की रिपोर्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद बिहार 9वें स्थान पर था, वहीं साल 2005 तक अंतिम पायदान पर पहुंच गया। नीति आयोग पूरे देश को लेकर एक साथ रिपोर्ट बनाता है। किसी एक राज्य के लिए अलग से नीति आयोग की तरफ से रिपोर्ट नहीं बनाई जाती। आपस का मामला है, सबकी निजी महत्वाकांक्षा और महत्वाकांक्षाओं की टकराहट है। एनडीए पूरे तौर पे एकजुट है और हम दोनों रिकॉर्ड बातें। नीति आयोग की रिपोर्ट में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पैमाना सही नहीं है, तो महाराष्ट्र और बिहार की तुलना एक समान करना वो सही नहीं है। इस देश की आजादी के समय बिहार 9वें स्थान पर था और कांग्रेस और राजद के कुशासन में 2005 में हम आखिरी पायदान पर पहुंच गए। नीति आयोग सभी राज्यों को एक बराबर दृष्टि से देख करके करता है, किसी एक राज्य के लिए अलग से कोई नहीं कर सकता। और दक्षिण के राज्यों की हमेशा यह शिकायत रहती है कि हमने 1980 में जनसंख्या नियंत्रण कर लिया, तो क्या यह हमारा अपराध है? और जनसंख्या नियंत्रण पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए बिहार सरकार कानून बनाए, पहले अधिकारियों और फिर जनप्रतिनिधियों के लिए कानून बनाया जाए। इस दौरान 2 बच्चों का कानून पंचायत में लागू होना चाहिए। पहले हमें सुधरना होगा, तभी हम लोगों को सुधार सकते हैं। बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए बिहार में बांग्लादेश जैसा काम होना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा। वहीं बिहार के सभी धर्म गुरुओं को भी जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए आगे आना चाहिए। हमें जनसंख्या नियंत्रण पर गंभीर होकर बात करनी होगी। बहुत मैं साफ शब्दों में बता, हमारे 25 राज्य जनसंख्या स्थिरीकरण कर चुके हैं। तो अगर आप किसी भी चीज की बात करें जो 25 राज्य पहले से प्राप्त कर चुके हैं, तो राष्ट्रीय पॉलिसी 25 राज्य जिसको है, जो ऑलरेडी आ चुका है, उस पर क्या बात करेंगे?
हम और उत्तर प्रदेश लगभग आज से 4 साल पहले बराबर थे। आज उत्तर प्रदेश घट करके 3.6 से 2.65 हो गया और हम 3.5 से घट के 3.2 हुए। इस पर बहुत सीरियस होने के विचार है। जब तक बिहार में बांग्लादेश जैसा काम नहीं होगा, और बांग्लादेश में मैं आपको बता दूं कि हर शुक्रवार को, वो किसी इस्लामिक कंट्री में, वो दूसरा देश नहीं है। बीजेपी के भीष्म पितामह और देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इनकी ही पार्टी के लोग मोदी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी विधायक खुले मंच से ये कहने में तनिक भी गुरेज नहीं कर रहे कि विकास उन्हीं का होगा जिन्होंने उन्हें वोट दिया। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आप मुझे वोट नहीं देते हैं, इसलिए विकास के कामों पर आपका हक हमारे नजरिया से नहीं बनता है। जिन जनाब को अभी आप सुन रहे थे वो धनबाद से बीजेपी के विधायक हैं। नाम है राज सिन्हा। विधायक जी पहुंचे थे शहर के मुस्लिम बहुल इलाके वासेपुर के दौरे पर। विधायक को सामने देख लोगों ने अपनी फरियाद की फहरिस्त लगा दी। किसी ने कहा कि पीने का पानी नहीं, तो किसी ने सड़क की बदहाली का जिक्र किया। लोग इस उम्मीद में फरियाद लगा रहे थे कि सबका साथ सबका विकास योजना के तहत उनके इलाके की तस्वीर भी संवर जाएगी। लेकिन विधायक जी ने दो टूक कह दिया कि हमसे विकास की ज्यादा उम्मीद ना करें। चूँकि वासेपुर मुसलमानों की बस्ती है और मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते, ऐसे में वो विकास की आवाज बुलंद करें, ये शायद माननीय को पसंद नहीं, मैंने ये कहा है कि आप चूंकि हमको वोट नहीं देते हैं, देखिए मैं बिल्कुल साफ गोई से बात कर रहा हूँ, आप मुझे वोट नहीं देते हैं, इसलिए विकास के कामों पर आपका हक हमारे नजरिया से नहीं बनता है। लेकिन फिर भी अगर हम 10 काम में से 8 काम उधर करते हैं, 2 काम यहाँ भी करते हैं। सर वोट नहीं दिया उसके भी आप विधायक, तो आप ऐसा बात कैसे कहते हैं? नहीं तो भाई विधायक जो हमको विधायक बना रहा है, पहले तो उसका अधिकार है हमारे विकास के कामों पर। अपने बयान में बीजेपी विधायक 56 इंच सीना ठोक कर कह रहे हैं कि पहले विकास उनका होगा जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। इतना ही नहीं, इशारों ही इशारों में वो ये भी जता गए हैं कि मुसलमानों की बस्ती में जो भी थोड़ा बहुत विकास हुआ है वो तो बस उनकी रहमत है, उसे अधिकार समझने की भूल हरगिज न करें। विधायक के इस गैर जिम्मेदाराना बयान से बीजेपी का दामन दागदार हो रहा है। ऐसे में साफ है कि सबका साथ सबका विकास का नारा चुनावी जुमले से ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिलहाल विधायक के इस बयान से जहां स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास के दावों पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। साधना प्लस के लिए धनबाद से संदीप सिंह की रिपोर्ट। तो अगर आप बीजेपी को वोट नहीं देते हैं तो विकास के कार्यों में आपका कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कहना बीजेपी विधायक का। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इस पर अब क्या कुछ एक्शन लेती है। बता दें कि इस दौरान बीजेपी विधायक का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि हमको वोट हम जो नहीं देगा हम उसके लिए विकास क्यों करवाएं। लेकिन इस दौरान अब ये जो मामला निकल करके सामने आया है, इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हालांकि बीजेपी इस पूरे मामले पर एक्शन क्या कुछ लेगी ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते हैं आगे। जहां मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता, मेहनती इंसान जरूर सफल होता है, जिसे साबित किया है पूर्णिया के आशुतोष ने। बता दें कि पूर्णिया के गरीब माता पिता का बेटा आशुतोष ने अपने मेहनत और संघर्ष की बदौलत इसरो के साइंटिस्ट तक का सफर तय किया। आशुतोष ने इस परीक्षा में देश भर में 22वीं रैंक लाकर पूर्णिया और बिहार का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता से जहां परिजनों और क्षेत्र में खुशी का माहौल है, वहीं अपने माता पिता और उनके बेटे के आगे बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बता दें कि इसी पर हमारी रिपोर्ट है जो सहयोगी पारस सोना ने बनाई है, ये देखिए।
पूर्णिया के चुनापुर से अधिवक्ता विनय प्रकाश झा के बेटे आशुतोष कुमार ने इसरो साइंटिस्ट की परीक्षा में देश भर में 22वीं रैंक लाकर पूर्णिया और बिहार दोनों का ही नाम रोशन किया है। आशुतोष का कहना है कि उनकी पढ़ाई पूर्णिया के जिले स्कूल से हुई। इसके बाद उसने उड़ीसा से बीटेक और आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया। उन्हें बचपन से ही साइंस में लगाव था। वो एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानते हैं। वहीं आशुतोष की मां ने बताया कि गरीबी के कारण पढ़ाई लिखाई में उसे काफी संघर्ष करना पड़ा। अपने संघर्ष और मेहनत की बदौलत आज उनके बेटे ने इसरो के साइंटिस्ट की परीक्षा में देश भर में 22वां स्थान हासिल किया है। साथ ही आशुतोष के परिजनों की चाहत है कि उनका बेटा भी मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम की तरह आगे बढ़कर देश की सेवा करे और देश का नाम रोशन करे। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार है। मैं बिहार राज्य के पूर्णिया जिला चुनापुर गांव का निवासी हूं। मैं इस साल मेरा रैंक इसरो साइंटिस्ट में ऑल इंडिया रैंक 22 आया है और यह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है। मेरी प्राइमरी स्कूलिंग वो पूर्णिया में ही हुई है, जिला स्कूल एवं सरस्वती विद्या मंदिर में। उसके बाद मैंने अपना बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है फ्रॉम KIT यूनिवर्सिटी उड़ीसा, और मैंने एमटेक किया है इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिजाइन में फ्रॉम IIT दिल्ली। इसके साथ साथ मैंने 2 साल एज एन एजुकेटर काम किया है टू मेक मी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और मैं अपना आदर्श जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मानता हूँ, जिन्होंने साइंस के फील्ड में हमारे देश को बहुत ही आगे बढ़ाया है। मेरी सफलता के पीछे भगवान के साथ साथ, ईश्वर के साथ साथ मेरे माता पिता, मामा मामी, चाचा चाची, मेरी बहन भाई और मेरे दोस्त गुरुजन सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने कंसिस्टेंटली मेरा सपोर्ट किया है। जब भी मैं छोटी छोटी विफलताएं आती थी तो इन्होंने मेरे आत्मविश्वास को कभी गिरने नहीं दिया। ऑलवेज दे सपोर्टेड मी। और मैं जितना भी अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से मैंने एक्सपर्टीज हासिल किया है, मैं यही चाहूँगा कि मैं जब भी मैं जो इसरो में जा रहा हूँ तो मैं अपने देश और समाज को आगे बढ़ाने में अपना जो एजुकेशनल एक्सपर्टीज है उसको यूज करते हुए मैं अपना बेस्ट दे सकूं। आशुतोष के पिता विनय प्रकाश झा ने बताया कि आशुतोष काफी समझदार बच्चा रहा है। वो परिवार की माली हालत से वाकिफ था। वो जानता था कि उसे क्या करना है। वहीं लॉकडाउन में जब उनकी माली हालत काफी खराब हो गई तो आशुतोष ने दिल्ली में रहकर प्राइवेट नौकरी भी की, अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और घर को भी संभाला। आज आशुतोष ने इसरो साइंटिस्ट की परीक्षा में देश भर में 22वीं रैंक लाकर उन लोगों का सर ऊंचा कर दिया। वहीं आशुतोष की बहन राखी का कहना है कि वो लोग चाहते हैं कि उनका भाई इसरो साइंटिस्ट के रूप में कुछ बड़ा काम करे और देश को आगे बढ़ाए। मेरा आशुतोष कुमार स्पेस डिपार्टमेंट में 22 रैंक लेके हम लोगों का सर ऊंचा कर दिया है। हम बहुत संघर्ष करके बच्चे को पढ़ाए और उनका यही था, एक ड्रीम था कि हम इसरो में जाएंगे और वैज्ञानिक बनेंगे। और उनका फोन आने के बाद बहुत खुशी का माहौल बन गया हमारे परिवार में और देश में नाम रोशन कर दिया। बेटे बहुत संघर्ष के, पारिवारिक स्थिति हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। स्थिति हमारी अच्छी नहीं थी। जिस तरह से हुआ उसको हम कभी मतलब पूरा करते गए और हमको पूरा उसके ऊपर कॉन्फिडेंस था कि बच्चा मेरा नाम करेगा। बेटी भी हमारी राखी कुमारी जो है, तो ये भी उसको भी बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है मेरे बेटे को, और ये भी BPSC मेंस का एग्जाम देके आई है और SSC सेंट्रल जॉब जो है उसमें Tier 2 में भी ये क्वालिफाई कर चुकी है। आशुतोष कुमार, जिनका सिलेक्शन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में 22वें रैंक पे हुआ है। जब ये रिजल्ट सुनी तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। प्राउड मोमेंट था मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। और जब ये समाज को पता चला, गांव को पता चला, तो बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल हुआ। और वो बहुत संघर्ष होकर पढ़ाई किए और जब परिवार का माहौल लॉकडाउन के कारण समस्या में घिर गया था तो भैया ने खुद से एजुकेटर के रूप में अपना योगदान दिया और मुझे भी पढ़ाया और खुद भी पढ़े। और उन्होंने APJ कलाम को फॉलो किया था और उन्हीं के राह पे वे अपना योगदान, अपना काम कर रहे थे।
और मैं चाहती हूँ कि आगे भी वो इसी संस्था में अपना पूरा योगदान दे और जिस तरह घर का नाम रोशन किया है, गांव का नाम रोशन किया है, आगे भी नाम रोशन करे। एक कहावत है ना कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो उछालो यारो। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जी हाँ, गरीबी और संघर्ष के बीच आज आशुतोष ने इसे साबित कर दिखाया। साधना प्लस न्यूज भी उनकी सफलता पर उन्हें बधाई देता है। साथ ही ये उम्मीद भी करता है कि वो एपीजे अब्दुल कलाम की तरह देश को प्रगति के रास्ते पर काफी आगे तक लेकर जाएं। साधना न्यूज के लिए हमारे पूर्णिया सहयोगी पारस सोना की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, बात अब गुमला की करेंगे, जहां घाघरा थाने में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बता दें कि बैठक थाना परिसर में एसडीपीओ मनीष चंद्रलाल की अध्यक्षता में की गई। वहीं इस दौरान बैठक में प्रखंड क्षेत्र के कई पूजा पंडालों में पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि बैठक में यह फैसला लिया गया कि शांतिपूर्ण तरह से पूजा की जानी है। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी खासा ख्याल रखना होगा। तो दुर्गा पूजा को लेकर बैठक हुई है, जहां इस दौरान गाइडलाइंस के मुताबिक ही दुर्गा पूजा की जानी है। बता दें कि इस पर मौजूदा सभी लोगों ने सहमति भी जताई है। वहीं मौके पर एसडीपीओ ने सभी लोगों से आग्रह किया है कि किसी भी तरह से माहौल न बिगड़े। इस पर मुख्य रूप से इंस्पेक्टर श्यामानंद मंडल, बीडीओ विष्णुदेव कश्यप समेत कई लोग मौजूद नजर आए हैं। गुमला में घाघरा थाने में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की तरफ से यह बैठक आयोजित की गई, जहां एसडीपीओ के साथ साथ तमाम लोगों ने शिरकत की। और कोयलांचल में आज की सुबह घना कोहरा के नाम रही। बता दें कि बुधवार की सुबह खलारी कोयलांचल और आसपास के इलाके में घना कोहरा छाया रहा। इस दौरान विजिबिलिटी 50 के आसपास रही, जिसके कारण कई वाहनों को दिन में ही लाइट जलाकर चलना पड़ा। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने इस कोहरे का जमकर आनंद भी उठाया। तो कोयलांचल में इस दौरान घना कोहरा देखने को मिला है। हालांकि वाहन चालक इस दौरान दिन में ही लाइट जलाकर वाहन चलाने को मजबूर नजर आए, लेकिन कुछ लोगों ने इसका आनंद भी उठाया। घने कोहरे का आनंद उठाते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। वहीं विजिबिलिटी 50 के आसपास इस दौरान देखने को मिल रही है। खलारी की ये तस्वीर, जहां घने कोहरे के साथ सुबह की शुरुआत हुई। हालांकि वाहन चालक दिन में ही लाइट चलाकर वाहन चलाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस दौरान कुछ लोग वहां पर मौसम का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आए। विजिबिलिटी 50 के आसपास नजर आई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार। क्या आप दुबले